दोस्तों आपका हिंदी कोर का सॉल्यूशन देख रहे हैं 11वीं कक्षा का मासिक जांच परीक्षा का सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जो हिंदी कोर और इंग्लिश के, इसके अलावा आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इतिहास के, भूगोल के, इन सभी के क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए गए हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको आप खोलेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ 8469022568। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे ध्यान करके आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, चाहे वो मासिक परीक्षा का हो, अर्धवार्षिक का हो, आपके टर्म एग्ज़ाम का हो, या आपके सावधि परीक्षा को हो, या वार्षिक परीक्षा का हो, अगर आपसे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है या नहीं हो पाता है और उसका आप 100% राइट आंसर जानना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोटो खींच के या PDF बना के उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, और आप अपने आसानी से तैयारी को और भी बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान रखना है आपको, जो इन्होंने बताया 11th क्लास की प्लेलिस्ट अंदर है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखना। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो अभी तक मासिक परीक्षाएं हुई हैं आपकी, उन सभी के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। आपके सितंबर के भी मिलेंगे, अक्टूबर के भी मिलेंगे, या नवंबर जब आएगा तो नवंबर के भी मिलेंगे। उसी प्लेलिस्ट में आपके दिसंबर के भी मिलेंगे। उसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। एक ही प्लेलिस्ट है 11th क्लास का, उसमें 11th के क्वेश्चन पेपर्स आंसर्स मिलेंगे। 10th का अलग है, 10th के उसमें मिलते हैं। 11th का अलग है, 11th का उसमें मिलेगा। ध्यान रखना है आपको। प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में आपने प्लेलिस्ट देख करके सबसे बड़ी समझदारी वाला काम इस चैनल पे कर दिया। क्योंकि प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सहजे सहज समाना में कौन सा अलंकार है? तो देखोगे आप इसमें एक ही जैसे सारे अक्षरों का पूरा जो है स यूज हो रहा है। तो जहाँ पर एक जैसी आवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द में से क्या अभिप्राय है? प्रार्थना शब्द से उसका अभिप्राय ये है कि उसने उससे विनती की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीरा के पदों में किस भाव की प्रधानता है? तो माधुर्य भाव की प्रधानता मीरा के पदों में पाई जाती है। उसके बाद में कबीर और मीरा किस काल के रचनाकार हैं? तो दोनों ही भक्ति काल के हैं। मीरा भी भक्तिन थी जो कि कृष्ण के भक्ति में बावली हो गई थी। ये बात आपने किताबों में भी पढ़ी होगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे ईश्वर के स्वरूप के विषय में कबीर का क्या कहना है, ये आपको बताना है। तो ईश्वर के स्वरूप के विषय में कबीर की बहुत सारी अपनी धारणा है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसका कोई निश्चित रूप या आकार या नहीं है, वो सर्वव्यापी है, यानी कि सभी जगह रहता है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई तर्क भी दिए हैं, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। इस तरह से इसका पूरा सॉल्यूशन जो है हम अंत तक लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको इसी तरह से लिखनी है, बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है अपने आप को। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे और आपको बीच बीच में से जो ये आंसर्स दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से MCQ भी बनेंगे। ध्यान रखना है आपको कि MCQ भी बनेंगे बीच बीच में। जहाँ जहाँ MCQ का लगेगा मुझे तो मैं MCQ भी उस वहाँ बता दूँगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि उसने भक्ति में जो अपना सुध-बुध खो दिया था, वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई थी। उसने अपने परिवार का भी त्याग कर दिया था। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हम लिखेंगे तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इन सभी कारणों के कारण हम उसको बावरी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से सॉल्यूशन को लिखना है। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो प्रेम, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो MCQ बनेगा वो कौन सा बनेगा? नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप फंसोगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रेमचंद्र। देखो कभी कभी हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब एक और MCQ बनता है, मुंशी वंशीधर किस कहानी के पात्र हैं? तो वहाँ पे आ जाएगा नमक का दरोगा।
ध्यान रखना, इसी तरह से क्वेश्चंस घुमा घुमा के दिए जाएंगे आपको, आपको समझ में भी नहीं आएगा एक बार तो कि ये हुआ क्या। उससे पहले मॉडल पेपर्स आपके जारी कर दिए जाएंगे अक्टूबर लास्ट में, क्योंकि अभी आपके फॉर्म भरने जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो मॉडल पेपर्स में थोड़ी सी देरी होगी। तो मॉडल पेपर आएंगे आपके अक्टूबर के एंड तक। तो अक्टूबर के एंड में जैसे ही मॉडल पर आएंगे, मैं पूरे सब्जेक्ट आपके, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आपके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाऊंगा सॉल्यूशन। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने बताया, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसके उत्तर में दिक्कत आ रही है, तो उस पूरे क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो आप हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं या पीडीएफ बना के सेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि ये कहानी के लेखककार कौन है, और दूसरा हो सकता है कि मुंशी वंशीधर किस कहानी के पात्र हैं, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, पंडित अलोपीदीन जो है वो किस कहानी के पात्र हैं, ये भी आपका जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और स्थायी मैनेजर किसको बनाया गया, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की विजय की कहानी है, प्रमाण द्वारा स्पष्ट आपको करना है। तो ये आपको पंडित अलोपीदीन धन का उपासक था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पंडित अलोपीदीन किसका उपासक था। मृत्यु का, स्वार्थ का, पुण्य का, धन का, ऐसे कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो वो किसका धन का उपासक था। उसने हमेशा रिश्वत देकर अपने कार्य करवाए, उससे लगता था कि धन के आगे सब कमज़ोर हैं। और वंशीधर ने गैर कानूनी ढंग से नमक ले जा रही गाड़ियों को पकड़ लिया। अलोपीदीन ने उसे भी मोटी रिश्वत देकर मामला ख़त्म करना चाहा, परंतु वंशीधर ने उसकी हर पेशकश को ठुकरा करके उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अलोपीदीन के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जब धर्म ने धन पर विजय पाई। तो यह हम स्पष्ट कर सकते हैं कि धन पर धर्म की विजय कैसे हुई, और ये स्पष्ट हमने जो है एक प्रमाण द्वारा दे भी दिया। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, ये आपको बताना है। तो मीरा जो है कृष्ण की उपासना जो है समर्पित पत्नी के रूप में करती है, यानी कि वो अपने आप को उनकी पत्नी मानती है, उसके रूप में वो करती है। और उसके बारे में कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है वो निश्चल है, समर्पित है और आस्था से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये चीज़ हमें बताना है। उनका यह रूप जो अत्यंत मनोहरी लगता है, इस तरह से मीरा के रूप को हम पूर्ण रूप से यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर का पूर्ण नंबर मिल जाएगा। ये आंसर आपको लिए बनाया गया है। जो भी आंसर्स बनाए गए हैं, टॉप क्लास के आंसर्स आपके लिए बनाए गए हैं। ये आंसर्स आप जो है मन चाह कर भी या अपने टीचर से पूछेंगे तो भी इस तरह का आंसर्स वो जल्दी से आपको नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि बता नहीं पाएंगे, लेकिन जल्दी से वो नहीं दे पाएंगे। हर आंसर्स को हमने बहुत बारीकी से बनाया है, क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसलिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती इन सब चीज़ों को जो है आसानी से बनाने में। अब है पठित पाठ पदों के आधार पर कवि की काव्यगत विशेषताएं आपको बताना है। जो भी आपने पद पढ़े हैं कवि के, उसके तो भाव पक्ष को पहले बता देंगे, फिर कला पक्ष बता देंगे, तो इनकी काव्यगत जो विशेषताएं वो हमको मिल जाएंगी। तो भाव पक्ष में जो है, कबीर कैसे थे, साहित्यिक निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानकर्मी संत हैं, और ज्ञान भाषा के माध्यम से भक्ति के निरूपण कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय भी कबीर को ही जाता है। इस तरह से हम भाव पक्ष लिखेंगे और उसके बाद में हम कला पक्ष को भी लिख देंगे। उसके बाद में उसका साहित्य में अगर स्थान है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम उसके जो और भी चीज़ें उससे रिलेटेड है कबीर से, वो चीज़ें अभी हम लिख देंगे। तो यहाँ पर साहित्य में स्थान जरूर लिखेंगे। जब भी हम किसी कवि के बारे में परिचय देते हैं तो इस साहित्य में स्थान और भाव पक्ष कला पक्ष लिख देंगे। इसके बाद में नमक का दरोगा जो कहानी है, इसका प्रतिपाद्य आपको लिखना है। तो नमक का दरोगा जो है कहानी, उसका प्रतिपाद्य हम कुछ इस तरह से आपके सामने है, ये लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने दोबारा बताया, नमक का दरोगा जो है प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, और इसमें जो है यहाँ पर किसका उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे आदर्शमुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण दिया गया है, जिसमें आपको धर्म और धन के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा यानी कि किसकी विजय होगी ये बताया गया है। इसमें स्वाधीनता दिखाई गई है, इसमें एक कहते हैं आत्मविश्वासपन दिखाया गया है, और एक ईमानदारी को परिचित किया गया है, ईमानदार आदमी क्या कर सकता है। तो इस तरह से इसमें सब कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीरा
बाई का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय देते समय हमको जो भी मीराबाई के हमने पढ़ा है वो कहाँ से बिलोंग करती थी, यानी कि कहाँ से मतलब उन्होंने अपनी जन्म प्राप्ति की थी, वो कहाँ की थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, और उसके बाद में उनके जन्म के पश्चात क्या हुआ, उसको पाला किसने, और वो उसका आना जाना कहाँ लगा रहता था, वो किसकी पूजा करती थी, वो सब कुछ हम इसमें इस तरह से संक्षिप्त परिचय में लिख देंगे। ये चीज़ होती है जो हम तरीके से बताते हैं, ठीक है। उसका जो है किससे विवाह होने का बात हुई थी या फिर विवाह हुआ था, ये सब चीज़ें हम बहुत बारीकी से लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर जो है फुल नंबर 8 के 8 नंबर 10 के 10 नंबर दे दे। और उसकी रचनाएं, उपनाम वगैरह सब कुछ हम लिख सकते हैं अगर हमें याद है तो, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संक्षिप्त परिचय में यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आपने देखा ये 11th क्लास का था, और आपको मैंने बता दिया 11th क्लास के सभी विषय डाल दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैंने वीडियो नया बना दिया है जिसमें आपको बताया है कि आपका अर्धवार्षिक में और वार्षिक में कितना सिलेबस आएगा, वो भी आपको 11th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपका जो मंथली कैलेंडर है, यानी कि मासिक परीक्षा में कौन कौन से आपके विषय कौन कौन से महीने में होंगे, उसका भी मैंने एक कैलेंडर डाल दिया है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, तो उसको भी आप देख करके निश्चिंत हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैथ का दो, जब आपका मैथ का अक्टूबर में होगा ही नहीं तो क्यों दो। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका नहीं होगा, लेकिन उस कैलेंडर में जो लिखा है उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर्स होते रहेंगे। अगर आपका फ़िज़िक्स इस महीने में नहीं है तो फिज़िक्स इस महीने में नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, स्कूल अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से वो फ़िज़िक्स करवा सकता है, लेकिन बोर्ड द्वारा फ़िज़िक्स का पेपर नहीं आएगा। तो हर मंथ में जो लिखा गया है वही पेपर आते हैं, और उन्हीं पेपर्स को हम जो है सॉल्यूशन करते हैं ताकि आप लोग उसको तैयार करें, अपने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करें। 11th क्लास की प्लेलिस्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोग वहाँ पर जो है सारे वीडियो के सॉल्यूशंस देख पाएँ। साथ ही साथ आप ज़रूर एक लाइक बटन प्रेस कर दें और दूसरे के साथ शेयर करते रहें, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, किसी भी ग्रुप से आप इसको ज़रूर शेयर करते रहें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक मदद पहुंच पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि सर इसका सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दो, उसका सॉल्यूशन दो। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपके सारे सॉल्यूशंस बना दिए जाते हैं जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आते हैं, और उन सभी की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। और कई बच्चे तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती और बाद में परेशान होकर वो मैसेज करते रहते हैं। और सभी मैसेज का आंसर देना या सभी मैसेज का रिप्लाई देना पूर्ण रूप से हमारे पास में इतना समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, 200-300 मैसेज आते हैं पर डे। तो 200-300 मैसेज पढ़ने का मतलब है कि 4-5 घंटे ख़राब करना, और इतना समय हमारे पास नहीं है। हम 10 मैसेज भी गलती से पढ़ते हैं जो बच्चे केवल क्वेश्चन पेपर के लिए बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दो, तो उन मैसेज को हम ज़रूर पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या चाहता है बच्चा। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। नाश्ता